हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे प्रॉब्लम्स ऑफ टैक्स प्लानिंग में जनरल प्रॉब्लम्स, सामान्य समस्याएं। सामान्य समस्याओं में आज का हमारा बिंदु है मकान संपत्ति की कर मुक्त आय निर्धारण संबंधी समस्याएं। देखिए, जैसा कि हमने अर्लियर भी पढ़ा है, डिस्कस किया है कि एक करदाता के लिए कर नियोजन करते समय बहुत सारे जो आयकर के प्रावधान है उन्हें याद में रखते हुए, उन्हें ध्यान में रखते हुए वो अपना कर नियोजन करे। इसमें उसे कहीं परेशानियां आ सकती है। उसी में आज का हमारा बिंदु है मकान संपत्ति की कर मुक्त आय निर्धारण संबंधी समस्याएं। इसमें हम ये देखेंगे कि कुछ विशेष प्रकृति की जो मकान संपत्ति की आय होती है वो कर मुक्त होती है, जो कि करदाता को पता होनी चाहिए। जैसे ऐसे मकान का वार्षिक मूल्य जो किसी कृषि भूमि पर स्थित हो एवं कृषि कार्य में प्रयुक्त हो, क्योंकि इस मकान की आय को कृषि आय माना जाता है। इसी तरह किसी भूतपूर्व भारतीय राजा महाराजा के किसी एक मकान अथवा महल का वार्षिक मूल्य, बशर्ते कि ऐसा मकान किराए पर न उठाया गया हो। ऐसे ही करदाता द्वारा प्रयुक्त ऐसे मकान का वार्षिक मूल्य जिसका प्रयोग किसी व्यापार अथवा उद्योग में हो रहा हो, जैसे कोई वहाँ दुकान, कोई शोरूम, कोई गोदाम, फैक्ट्री, ऑफिस आदि में प्रयुक्त हो रहा हो, बशर्ते कि जिस व्यापार में मकान प्रयुक्त है उस व्यापार की आय कर योग्य हो। अगली जो बात उसे ध्यान रखनी है वो है कि कुछ विशेष प्रकार के धार्मिक ट्रस्ट, पंजीकृत ट्रेड यूनियन अथवा स्थानीय निकाय की मकान संपत्ति से आय एवं किसी वैधानिक सत्ता द्वारा गोदामों को किराए पर देने से आय, ये चारों आय कर मुक्त है। अतः करदाता को यदि कर नियोजन की अगर लाभ उठाना है तो उसे इनका ज्ञान होना जरूरी हो जाता है। अगली जो हमारी समस्या आती है वो होती है मकान संपत्ति से आय के संबंध में कर समस्याएं। देखिए, मकान संपत्ति से कर योग्य आय की गणना करते समय कर नियोजन की पर्याप्त संभावनाएं होती हैं, परंतु ऐसे कर नियोजन में प्रमुख रूप से उसे करदाता को निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कर प्रबंधन के रूप में ये ध्यान रखना चाहिए कि नगर परिषद एवं स्थानीय सत्ता को चुकाए गए करों की छूट तभी मिलती है जबकि गत वर्ष में इनका भुगतान कर दिया गया हो। करदाता को छूट लेनी है तो करदाता द्वारा ही इसका भुगतान किया गया हो। इसी तरह करदाता केवल एक मकान को अपने स्वयं के निवास हेतु प्रयुक्त मकान बताकर उसके वार्षिक मूल्य को शून्य कर सकता है। शेष जो उसके अप्रयुक्त मकान है अथवा स्वयं के निवास में प्रयुक्त जो मकान है उनको यदि किराए पे दिया गया माना गया है तो वार्षिक मूल्य की गणना की जाएगी जो कि कर योग्य होगी। यानी कि क्या मतलब हुआ कि एक समय में करदाता एक ही मकान को अपने निवास हेतु बता सकता है। करदाता को ऐसे मकान का चयन स्वयं के निवास हेतु करना चाहिए जिससे कि उसकी कुल कर योग्य आय कम से कम आए, है ना। तो करदाता ऐसा विकल्प आगामी वर्षों में बदल भी सकता है। तो ये निर्धारण भी करदाता को स्वयं ही करना होता है, जो कि एक सामान्य करदाता की दशा में थोड़ा सा मुश्किल कार्य होता है। इसी तरह यदि स्वयं के निवास हेतु प्रयुक्त मकान को क्रय करने अथवा बनवाने के लिए कोई ऋण लिया गया हो तो ऐसे ऋण के संबंध में ब्याज की कटौती मिलती है। स्वयं के मकान का वार्षिक मूल्य शून्य होता है, अतः ऐसी कटौती मिलने से मकान संपत्ति से आय ऋणात्मक हो जाएगी, जिसकी पूर्ति करदाता अन्य कर योग्य आय से कर सकता है। इसी तरीके से यदि स्वयं के निवास में प्रयुक्त किसी मकान की मरम्मत हेतु ऋण लिया है तो ऋण चाहे कभी भी लिया हो उस ऋण पर ब्याज की कटौती अधिकतम 30,000 रुपये तक ही मिलेगी। इसी प्रकार सभी प्रकार के किराए पर उठाए गए मकानों के संबंध में कर योग्य आय की गणना करते समय वार्षिक मूल्य की 30% के बराबर प्रमाणिक कटौती मिलेगी, परंतु किराया संग्रह करने के संबंध में, मकान की मरम्मत के संबंध में एवं मकान के बीमा प्रीमियम चुकाने के संबंध में कोई कटौती स्वीकृत नहीं होगी। यानी कि जो करदाता है उसको एक ही कटौती मिलेगी, प्रमाणित कटौती, उसके वार्षिक किराए का 30%। करदाता द्वारा प्रयुक्त ऐसे मकान का वार्षिक मूल्य जिसका प्रयोग किसी व्यापार अथवा उद्योग में हो रहा हो, जैसे दुकान, गोदाम, शोरूम, फैक्ट्री, ऑफिस आदि, तो जिस व्यापार में मकान प्रयुक्त है उस व्यापार की आय कर योग्य हो। यदि कोई मकान कर्मचारियों को निःशुल्क अथवा किराए पर रहने के लिए दिया है और ऐसे मकान का स्वामित्व उस व्यापार का हो जिसे करदाता संचालित कर रहा है, तो कर्मचारियों से प्राप्त किराया मकान संपत्ति की कर योग्य आय नहीं माना जाएगा, बल्कि वो व्यापार एवं पेशे में कर योग्य
होगा। अगली जिस समस्या को हम डिस्कस कर रहे हैं वो है वैज्ञानिक अनुसंधान के संबंध में, नहीं पहले हम प्रारंभिक व्ययों को कर लेते हैं। प्रारंभिक व्ययों के संबंध में कटौती। देखो, यदि करदाता नया व्यवसाय प्रारंभ करता है तो उसमें कुछ व्यय होते हैं जिन्हें प्रारंभिक व्यय कहा जाता है। तो प्रारंभिक व्यय क्या होते हैं? व्यापार प्रारंभ करने से पूर्व किए गए ऐसे व्यय जो कि उसे व्यापार प्रारंभ करने के लिए करने आवश्यक हैं। ठीक है, तो ऐसे में प्रारंभिक व्यय में हम क्या क्या शामिल करते हैं? हम शामिल करते हैं उसकी परियोजना प्रतिवेदन, जैसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाने के लिए किए गए व्यय, बाजार शोध के लिए किए गए व्यय, अभियांत्रिकी सेवाओं इंजीनियरिंग सर्विसेज के संबंध में किए गए व्यय, व्यवसाय के लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने के व्यय, कंपनी की दशा में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतर नियम, प्रविवरण, अंश आवेदन पत्र आदि छपाने के व्यय, अंश निर्गमन के लिए किया गया विज्ञापन, दलाली, अभिगोपन आदि के व्यय, करदाता एवं अन्य व्यक्तियों के बीच अगर कोई तरह का एग्रीमेंट हुआ है तो उसके संबंध में कानूनी व्यय, ये हमारे प्रारंभिक व्यय में आते हैं। और इनकी जो कटौती होती है वो करदाता को एक साथ नहीं मिलती। करदाता को इन सभी प्रारंभिक व्ययों की कटौती 5 वर्षों में, यानी कि 5 किस्तों में इनकी कटौती मिलेगी। सपोज करिए किसी करदाता के 1 लाख रुपए के प्रारंभिक व्यय हुए तो वो इन्हें 5 कटौतियों में, यानी कि 20,000 रुपये प्रति वर्ष 5 वर्षों तक वो इनकी कटौती लेगा। तो ये जानकारी भी करदाता को होना आवश्यक है। हमारी अगली जो समस्या आती है करदाता के लिए कर नियोजन के समय वो है वैज्ञानिक अनुसंधान के संबंध में भारित कटौती। वैज्ञानिक अनुसंधान के संबंध में देखो, कुछ विशेष प्रकार की संस्थाओं को सहयोग राशि प्रदान करने पर करदाता को कटौती मिलती है। इसके संबंध में जो प्रावधान है, कटौती जो दी जाती है वो क्या होती है कि एक कंपनी जो भारत में वैज्ञानिक शोध एवं विकास कार्य हेतु पंजीकृत है, यदि करदाता ने उसे भुगतान किया है, चाहे वो उसके व्यापार से संबंधित है या नहीं, तो उसे भारित कटौती नहीं मिलेगी, सामान्य कटौती मिलेगी। शोध संस्थान, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय तथा अगर अन्य किसी संस्था में सामाजिक ज्ञान तथा सांख्यिकीय शोध हेतु यदि करदाता ने कोई तरह का यदि दान दिया है तो भी उसे भारित कटौती नहीं मिलेगी, सामान्य कटौती ही मिलेगी। शोध संस्थान, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय अथवा अन्य संस्था को वैज्ञानिक शोध हेतु, चाहे वो उसके व्यापार से संबंधित है या अथवा नहीं, यदि उसे कोई राशि दी है तो उसे जितना दान उसने दिया है उसका 150% कटौती उसे मिलेगी। इसी तरीके से राष्ट्रीय प्रयोगशाला, विश्वविद्यालय अथवा भारतीय तकनीकी संस्थान IIT जिसे हम कहते हैं, या विशिष्ट व्यक्ति को करदाता ने अनुमोदित वैज्ञानिक शोध हेतु यदि किसी तरह का कोई दान दिया है तो दान का 150% कटौती स्वीकृत की जाएगी। तो करदाता को यदि वैज्ञानिक अनुसंधान के संबंध में यदि उसने किसी तरह का कोई दान किया है तो उसे सामान्य कटौती कब मिलेगी और भारित कटौती कब मिलेगी, उसके लिए उसे सारे नियम पता होना आवश्यक है। हमारी अगली समस्या आती है संपत्तियों पर ह्रास के संबंध में समस्याएं। कितनी बातें करदाता को ध्यान में रखनी चाहिए? देखिए, करदाता को ह्रास की कटौती जब ही मिलेगी जबकि वो कुछ शर्तें पूरी करे, जैसे कि जिस संपत्ति के संबंध में वो ह्रास की कटौती लेना चाहता है उस संपत्ति का स्वामी तो करदाता के पास ही होना चाहिए। संपत्ति का प्रयोग पूर्णतया व्यावसायिक उद्देश्य से होना चाहिए। मान लीजिए वो आंशिक करता है तो उसे आंशिक कटौती ही स्वीकृत की जाएगी। यदि गत वर्ष में कोई संपत्ति क्रय की गई तो व्यवसाय में कम से कम 180 दिन के लिए प्रयोग होगी तो ही उसे 50% आधा ह्रास मिलेगा और अतिरिक्त ह्रास की छूट स्वीकृत होगी। कंपनी के संपत्ति के जीवन काल में संपत्ति की मूल लागत से अधिक का ह्रास स्वीकृत नहीं हो सकता। इसी तरह से एक जैसी प्रकृति वाली सभी संपत्तियों को एक ब्लॉक में सम्मिलित करके सम्मिलित रूप से उस पर ह्रास की गणना की जाती है। जैसे एक फर्नीचर का ब्लॉक होता है, एक बिल्डिंग का ब्लॉक होता है, भवन का ब्लॉक होता है, इसी तरीके से प्लांट एंड मशीन का ब्लॉक होता है। करदाता वर्ष पर्यंत जो भी खरीदता है या बेचता है उससे संबंधित संपत्ति उसमें एडलेस होती है और वर्ष के अंत में बची हुई संपत्ति पर हम क्या करते हैं, एक निश्चित प्रतिशत से ह्रास की गणना करते हैं। मशीन एवं संयंत्र पर ह्रास के साथ साथ अतिरिक्त ह्रास एवं विनियोग भत्ते की छूट भी मिलती है। कुछ इस तरह की अमूर्त संपत्तियाँ होती है जैसे पेटेंट, ख्याति, है ना, जो दिखाई नहीं देती लेकिन होती हैं, उन पर भी 25% की दर से करदाता को डेप्रिसिएशन स्वीकृत किया जाता है। इसी तरीके से मान लीजिए गत वर्ष में अंतिम माह में किसी संपत्ति को करदाता बेच देता है तो उस पर कोई ह्रास करदाता को स्वीकृत नहीं किया जाता। व्यापारिक वर्ग के लिए मशीनों पर 60 से 100% तक ह्रास मिलता है, जो कर नियोजन के उद्देश्य से कर बचाने का उत्तम विकल्प हुआ करता था, परंतु अब किसी भी मशीन पर 40% से अधिक का ह्रास स्वीकृत
नहीं किया जाता। अगली जो समस्या हम पढ़ने जा रहे हैं वो होती है चाय, कॉफ़ी एवं रबर विकास खाते में जमा के संबंध में कर समस्याएं। ठीक क्या होता है, भारत में चाय, कॉफ़ी एवं रबर के उत्पादन एवं प्रक्रियांकन कार्य को प्रोत्साहित करने के निम्नलिखित में से किसी भी एक अथवा एक से अधिक खातों में जमा कराई गई राशि पर करदाता को छूट मिलती है। पहला तो क्या है, नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। और दूसरा है चाय, कॉफ़ी, रबर बोर्ड की अनुमोदित योजना अनुसार जमा खाते में भी कराई गई राशि जिसका प्रयोग चाय, कॉफ़ी या रबर के उत्पादन एवं विकास में काम में आता हो। अब क्या होता है, या तो इन दोनों खाते में जमा कराई गई राशि या इन दोनों में से किसी एक में जमा कराई गई राशि के बराबर छूट उसे मिलती है। अब देखो, अगर खाते में जमा करा दिए, जमा खाते में तथा नाबार्ड में यदि कोई राशि जमा करा दी है, यदि उसको करदाता निकालता है तो वो किन किन कार्यों के लिए इनको निकाल के यूज़ कर सकता है। चाय, कॉफ़ी या रबर उद्योग के विकास हेतु बनाई गई योजना के उल्लेखनीय उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कर सकता है, या निम्नलिखित दशाओं में भी वो कर सकता है, जैसे व्यवसाय के बंद हो जाने पर, करदाता की मृत्यु हो जाने पर, हिंदू अविभाजित परिवार की दशा में परिवार का विभाजन हो जाने पर, किसी फर्म के विघटन होने पर अथवा कंपनी की दशा में समापन होने पर भी वो क्या कर सकता है, इसका प्रयोग कर सकता है, इसमें से राशि निकाल सकता है। हमारा अगला बिंदु आता है एक सीमा से अधिक नकद भुगतान पर व्यय के रूप में कटौती। देखिए, यदि कर व्यापारी द्वारा एक सीमा से अधिक के व्यय का भुगतान नकद में किया गया है तो उस व्यय की कोई भी कटौती नहीं मिलती है। यह सीमा वर्तमान में 10,000 रुपये है। कैश पेमेंट लिमिट रिड्यूस टू ₹10,000 फ्रॉम ₹20,000 अर्लियर। तो करदाता एक बार में सिर्फ 10,000 रुपये तक के नकद भुगतान की ही कटौती प्राप्त कर सकता है, इससे अधिक की, इससे मतलब अगर करदाता एक बार में जो है, एक बार में 10,000 से ज़्यादा का नकद भुगतान नहीं कर सकता है। आज के लिए इतना काफ़ी था। ये सभी बिंदुओं को आप पढ़ें, डिस्कस करें। अगर आपको किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है, आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप पर या पर्सनली मुझे फ़ोन करके, मेरे नंबर आप सबके पास है, व्हाट्सएप ग्रुप पे मेरे नंबर हैं, आप मुझे पर्सनली कॉल करके अपनी किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। कोई भी बिंदु अगर आपको नहीं समझ आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कल हम सामान्य समस्याओं को ही अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। और देखिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपने देखा होगा, हम पिछले 3 लेक्चर में सामान्य समस्याओं को डिस्कस कर रहे हैं, और ये सभी सामान्य समस्याएं नहीं है, आयकर अधिनियम में दिए गए प्रावधान है। समस्या तो तब है जबकि करदाता को कर नियोजन के लिए इन्हें ध्यान में रखना आवश्यक है। तो आप जैसा भी आपको लगता है, अगर आपको समझ आ गया बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।